हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों, आज की कहानी ना कि सिर्फ डरावनी है बल्कि ये कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे आज के टाइम में भी लड़कियां फैमिली प्रेशर से गुजर रही है। और फैमिली प्रेशर सुनने में जितना छोटा वर्ड है, सहने में उतना ही बड़ा। फैमिली प्रेशर के कारण लड़कियां किन सारी चीज़ों से गुजरती हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, वो हमें आज की कहानी में पता चलेगा। ये कहानी आरजा ने हमसे शेयर करी है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सबरीन के साथ हुई है। थैंक यू आरजा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी कहानी शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आरजा और सबरीन की मुलाकात यूनिवर्सिटी में 4 साल पहले हुई थी और मिलते ही दोनों इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं जैसे कि मानो ये बचपन के दोस्त हों। दोनों के यूनिवर्सिटी में टोटल 6 सब्जेक्ट थे, जिनमें से 5 सब्जेक्ट दोनों के सेम थे। सबरीन का बायोटेक्नोलॉजी था और आरजा का साइकोलॉजी। ये दोनों साथ ही कॉलेज आते जाते थे क्योंकि इनका बस स्टॉप भी सेम था। सबरीन का घर बस स्टॉप के 10 मिनट की दूरी पर था और आरजा का हॉस्टल दूसरी तरफ 5 मिनट के रास्ते पर। इस समय तक ये लोग इतने ज्यादा क्लोज हो चुके थे कि इन दोनों को एक दूसरे की पूरी हिस्ट्री पता थी। बचपन में इन्होंने क्या करा था, ये कौन इनका क्रश था, सब कुछ। इनफैक्ट अपने अपने घर के फैमिली ड्रामा के बारे में भी ये सब जानते थे। यहाँ तक कि इनके फोन लॉक में भी एक दूसरे के फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर्ड थे। आरजा का बताना है कि सबरीन दिखने में बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी कि क्लास में शायद वो सबसे सुंदर थी। उसकी आंखें बिल्ली जैसी थी, जिसकी वजह से और ज्यादा खूबसूरत लगती थी। सबरीन सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं थी बल्कि दिमाग से भी बहुत अच्छी थी। हमेशा उसको 90% के ऊपर ही मार्क्स आते थे। लेकिन उसकी जिंदगी दिखने में जितनी अच्छी लगती थी, अंदर से उतनी ही खाली थी। सबरीन के घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हमेशा सबरीन को बुर्का पहनने पर मजबूर किया जाता था। इनफैक्ट सबरीन के पापा वो तो बस स्टॉप तक भी सबरीन को छोड़ने आते थे और लेने जाते थे। पहले तो वो कॉलेज तक छोड़ने जाते थे, बट बाद में जब से सबरीन और आरजा दोस्त बने और उसके पापा को आरजा पर काफ़ी भरोसा था क्योंकि आरजा बहुत सुलझी हुई लड़की थी, तो तब से बस स्टॉप के बाद आरजा और सबरीन साथ में कॉलेज जाने लगे। बट आज भी सबरीन के पापा सबरीन को बस स्टॉप तक छोड़ने आते हैं, उसे अकेले नहीं जाने देते। और ये सारी चीज़ें सबरीन को पसंद नहीं थी। उसको प्राइवेसी की कमी और घर वालों का उस पर भरोसा ना होना, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। और घर में माहौल ऐसा था कि वो खुलकर रो भी नहीं सकती थी। उसे रोने के लिए बाथरूम का सहारा लेना पड़ता था। उस पर हमेशा हाईएस्ट मार्क्स लाने का प्रेशर रहता था। आरजा बताती है कि सबरीन के पेरेंट्स फिजिकली अब्यूज नहीं करते थे, लेकिन मेंटली हरेस बहुत ज्यादा करते थे। सबरीन हमेशा अपना ध्यान भटकाने के लिए गाने सुनती थी और कहीं ना कहीं सबरीन पूरी तरीके से म्यूजिक एडिक्ट हो चुकी थी। हर समय ईयरफोन्स उसके कान के अंदर ही रहते थे। अभी इनका कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ था और सबरीन के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए रिश्ते तो आने ही थे। लेकिन सबरीन अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और अचानक से रिश्ते आना, अचानक से शादी की बातें चलना सबरीन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था। सबरीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक तरफ प्राइवेसी और ट्रस्ट की कमी, दूसरी तरफ ये पढ़ाई का प्रेशर और अब शादी का प्रेशर भी। और ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। सबरीन अंदर ही अंदर टूट रही थी। और एक दिन की बात है, जब सबरीन घर पे अकेली थी तो उसने आरजा को कॉल करी और फिर फूट फूट के रोने लग गई। इतनी रो रही थी कि आरजा को डर लगने लगा कि कहीं सबरीन कुछ गलत ना कर दे। और ऐसा ही होता है, सबरीन धीरे धीरे उसका ऐसा ब्रेकडाउन होने लग जाता है कि वो आरजा को बोलने लग जाती है कि यार सच बताऊं तो अब मुझे कुछ फ्यूचर में दिख नहीं रहा, सब अंधेरा दिख रहा है। मैंने बहुत बार सोचने की कोशिश करी है, बहुत बार मैंने खुद को समझाने की कोशिश करी, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा यार, मैं ये सब और ज़्यादा झेल नहीं सकती। आरजा ने उसको संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उसे भी पता था कि सिर्फ एक कॉल के चलते सबरीन को वो कन्विंस नहीं कर सकती, उसे नहीं समझा सकती। कॉल कट होते ही सबरीन वापस से उसी मोड पर चली जाएगी। आरजा को डर लगने लगा कि कहीं सबरीन कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसीलिए वो तुरंत सबरीन के घर जाती है। घर जाते ही उसके मम्मी पापा से परमिशन लेती है और परमिशन लेती है कि सबरीन को 2 दिन के लिए आरजा के साथ उसके हॉस्टल भेज दें। घर वाले पहले बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन आरजा उन सब के जवाब देती है, जैसे कि क्यों ले जाना है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स है, कब तक ले जाना है, तुम लोग कब तक जागते हो, कब सोते हो, बहुत कुछ उन्होंने पूछा, खाने का क्या करोगे, ये सब। आरजा ने सब चीज़ों का अच्छे से आंसर दिया एंड फाइनली उसको परमिशन मिल जाती है सबरीन को साथ ले जाने के लिए। आरजा के हॉस्टल में इतनी ज़्यादा चेकिंग होती नहीं थी, इसलिए वो सबरीन को आराम से ले आती है। 2 दिन तक जब ये लोग साथ में हॉस्टल में रहते हैं तो सबरीन धीरे धीरे अपने उस डिप्रेशन वाले मोड से, ऐसा नहीं कहोगे पूरी तरीके से आ जाती है, लेकिन एटलीस्ट जितनी वो पहले परेशान थी, जितनी उस कॉल करते वक्त वो परेशान थी, अब इतनी परेशान नहीं थी सबरीन। अब थोड़ा सा रिलैक्स थी, अब थोड़ा काम थी। और इसीलिए अब सबरीन वापस अपने घर आ जाती है। वक्त गुजरता है, एग्ज़ाम भी होते हैं
और सबरीन हर बार की तरह इस बार भी टॉप करती है। लेकिन खुशी की जगह सबरीन के चेहरे पर एक अजीब सा गम था। पूछने पे पता चला कि सबरीन की जो एंगेजमेंट थी वो फिक्स कर दी गई थी। सबरीन ने घर में बहुत लड़ाई भी करी, बताया भी कि मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है। बहुत ज़्यादा रोना धोना भी हुआ, यहाँ तक कि आरजा ने भी उसके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसके घर वालों ने किसी की नहीं सुनी। अब छुट्टियाँ शुरू होती है। सबरीन और आरजा वैसे तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इनका एक ग्रुप भी था जिसमें 8 लोग थे। अब ये सारे लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि कहीं ट्रिप पर चलते हैं। आरजा सोचती है कि शादी के बाद सबरीन वैसे ही नहीं मिल पाएगी, हमारे साथ पता नहीं वापस कब टाइम स्पेंड कर पाएगी। तो आरजा जाती है और उसके घर वालों से मिन्नतें मांगने लग जाती है कि प्लीज़ एक बार आने दो, इसके बाद हम मिल भी नहीं पाएंगे, ये वो बहुत बोलती है। एंड देन फाइनली उसके घर वाले सबरीन को ले जाने के लिए 2 दिन की परमिशन देते हैं। ऑल्दो इनकी ट्रिप का प्लान पूरे हफ्ते का था, लेकिन सबरीन को सिर्फ 2 दिन की परमिशन मिलती है। अब ट्रिप वाले दिन जब सबरीन घर से निकलती है तो बुरखे में थी, लेकिन आरजा के हॉस्टल पहुंचते ही एक अलग ही रेबेलियस रूप सामने आता है। सबरीन ने अपने एक दोस्त की जीन्स और टी शर्ट पहनी और बाल पूरी तरीके से खोल दिए, मेकअप करा और परफ्यूम लगाकर ऐसा मानो सबरीन पूरी तरीके से बदल चुकी थी। आरजा सबरीन को देखकर हैरान भी थी, लेकिन वो जानती थी कि सबरीन कितने टाइम से घुटन महसूस कर रही थी और ये ट्रिप, ये 2 दिन उसके लिए कहीं ना कहीं एक आज़ादी थी, एक ऐसी जिंदगी जीने की आज़ादी जो शायद वो बहुत टाइम से जीना चाहती थी। अब सैटरडे शाम के करीब 7:30 बजे ये लोग कार से मैसूर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में सबरीन के पेरेंट्स की कॉल भी आती है, जिसके बाद वो थोड़ी अपसेट तो हो जाती है, लेकिन फिर ये लोग रास्ते में रुकते हैं खाना खाने के लिए और फिर सीधा मैसूर पहुंचते हैं। और वहां पर करीबन 1.5 दिन बिताने के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। अब घर आने के 1 हफ्ते बाद आरजा को सबरीन की कॉल आती है और हैरानी की बात ये थी कि सबरीन बहुत ज़्यादा खुश थी। वो बहुत खुश होकर कहती है कि उसकी एंगेजमेंट टूट गई है और उसके घर वालों ने उसे वापस से कॉलेज ज्वाइन करने की परमिशन भी दे दी है। आरजा भी सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आरजा के लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी। और जब 2nd सेमेस्टर शुरू होता है तो सबरीन बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। वो पुरानी डरी सहमी सबरीन नहीं रहती जो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। अब आरजा सबरीन से पूछते है कि बहन ऐसा क्या हो गया कि तू पूरी तरीके से बदल गई है। और तब सबरीन बताती है कि वो एक लड़के से मिली और अब उसको डेट भी कर रही है। आरजा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि सबरीन हमेशा लड़कों से दूर रहना चाहती थी। सबरीन ने यह भी कहा था कि वो ध्यान रखेगी कि पेरेंट्स को पता ना चले। आरजा को ये बात कुछ सही भी नहीं लगती, क्योंकि उसे पता था अगर पेरेंट्स को पता चला तो क्या हो सकता है। लेकिन सबरीन को खुश देखकर आरजा कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलने लगा, सबरीन भी बहुत ज़्यादा बदलने लगी। उसमें कुछ ज़्यादा ही बदलाव आने लगे। वो हर वक्त एक अजीब से इत्र की खुशबू से महकती रहती। ये इत्र उसने पहले कभी लगाया नहीं था, लेकिन अब जब भी उसे देखो उसमें से उस इत्र की खुशबू आती थी। एंड वो बाथरूम में बहुत ज़्यादा वक्त बिताने लगी थी, हर वक्त गुमनाम रहती, हर वक्त कॉन्स्टेंटली गाने गाती रहती। और सबसे अजीब बात, जब भी अजान का वक्त होता सबरीन उठकर कहीं दूर चली जाती। और कभी आरजा ऐसे कुरान भी प्ले करती ऐसे रिकॉर्डर में या फिर अपने मोबाइल में, तो सबरीन तुरंत उसको चेंज कर देती। ऑल्दो आरजा को ये सब छोटी बातें लग रही थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये किसी बहुत बड़ी और डरावनी चीज की शुरुआत है। सबरीन की वो खुशी शायद नॉर्मल नहीं थी। ये पूरा सिलसिला करीबन 1 साल तक चला और अब सबरीन की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। कुछ अजीब से पैटर्न भी थे जो कि आरजा ने नोटिस करे थे, जैसे कि ये जो 6 महीने थे इनमें सबरीन के 4 बार रिश्ते फिक्स हुए। एंगेजमेंट तक बात भी गई, लेकिन हर बार बिना किसी ठोस रीजन के हमेशा सबरीन के रिश्ते कैंसिल हो जाते। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात थी कि जब भी सबरीन के रिश्ते कहीं भी फिक्स होते उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती जैसे कि मानो बच ही नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही रिश्ता टूट जाता सबरीन 1-2 दिन में ही नॉर्मल हो जाती। एकदम उसकी तबीयत जो कि अभी तक इतनी बिगड़ी हुई थी एकदम से ठीक हो जाती। आरजा को पहले तो लगा कि शायद ये सब शादी का स्ट्रेस और डर की वजह से हो रहा है, लेकिन हर बार वही सेम पैटर्न रिपीट होना, शादी फिक्स होना, मौत जैसी हालत हो जाना और रिश्ता टूटते ही ठीक हो जाना। ये किसी स्ट्रेस का इशारा नहीं था, बल्कि ये इशारा था किसी सुपर नेचुरल चीज से जुड़े होने का। आरजा को डर लगने लगा था कि सबरीन के साथ जो हो रहा है वो उसकी सोच से बहुत ज्यादा परे है। 6 महीने बीतते बीतते सबरीन की हालत बद से बदतर होने लगी। उसके चेहरे का वो ग्लो बिल्कुल खत्म सा हो गया। वो एकदम मुरझाई हुई डल सी लगने लगी। और सिर्फ सबरीन ही नहीं बल्कि उसके घर में भी
बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी। उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। घर में अक्सर हमेशा झगड़े होते रहते। आरज़ा ने एक और चीज़ नोटिस करी कि आरज़ा और सबरीन पूरे टाइम हमेशा साथ रहते थे और इतने साल से साथ भी थे, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। लेकिन सबरीन का जो बॉयफ्रेंड बना था, जिसको डेट कर रही थी, आरज़ा ने उसे आज तक देखा ही नहीं था। ना कोई तस्वीर, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, कुछ भी नहीं। सबरीन जिससे बात करती थी वो कौन था? ये एक बहुत बड़ा राज सा बनता जा रहा था। सबरीन की हरकतें अब डर पैदा करने लगी थी। आरज़ा उसे फिर से कुछ दिनों के लिए अपने हॉस्टल ले आती है ताकि उस पर नज़र रख सके। वहाँ आरज़ा ने देखा कि सबरीन आधी रात को उठकर चुपचाप छत पर चली जाती थी और जब अगली रात सबरीन ने सेम चीज़ करी तो आरज़ा चुपचाप से उसके पीछे चलने लगी। और अब सबरीन छत पर है और आरज़ा भी छुप कर छत के एक कोने से सबरीन पर नज़र बनाए हुए है। आरज़ा ने जो यहाँ पर देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। सबरीन वहाँ पर अकेली खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। वो हवा में किसी से बातें कर रही थी, जोर जोर से हंस रही थी और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि मानो उसके सामने कोई खड़ा हो। आरज़ा को पहले तो लगा कि शायद सबरीन इतना मेंटल स्ट्रेस होने के कारण वो पागल हो चुकी है, वो अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है। लेकिन जब उसने ध्यान से एनालाइज किया तो उसे समझ आया कि ये कोई मेंटल इलनेस नहीं थी, क्योंकि सबरीन का बिहेव करने का ढंग बिल्कुल अलग और डरावना था। घबराहट में आरज़ा ने तुरंत अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। आरज़ा के डैड सबरीन को लेकर एक मौलवी साहब के पास पहुंचते हैं और वहां पर सबरीन के पेरेंट्स को भी सब कुछ बता दिया जाता है। आरज़ा को उस कमरे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी जहां सबरीन का इलाज हो रहा था, लेकिन बाद में उसकी मॉम ने उसे बताया कि जब सबरीन का एक्सॉर्सिज्म हुआ तो सब कुछ सामने आया। सबरीन के ऊपर एक जिन का साया था, एक जिन जो सबरीन के ऊपर आकर्षित हो बैठा था। और वो तब आकर्षित हुआ था जब सबरीन मैसूर गई थी और एक ढाबे में रुकी थी। कहा जाता है कि जिन अक्सर खुशबू, खुले बाल, गाने बजाने और गंदी जगहों की तरफ तुरंत खींचे चले जाते हैं। गंदी जगहों पर रोना या वहाँ की सफाई का ध्यान न रखना पोजेशन का बड़ा कारण बन सकता है। और शायद उस ढाबे का जो वॉशरूम था, जब सबरीन वहाँ गई थी, शायद वो वहाँ पर रो रही थी। जैसा कि पहले भी आरज़ा ने बताया था कि सबरीन वॉशरूम में जाकर रोती थी और जब वो वहाँ रोने लगी, उसके बाल भी खुले थे, उसने परफ्यूम सब कुछ लगाया था और शायद वहीं पर वो जिन सबरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। और इसका मतलब है कि सबरीन इतने टाइम से पोजेस्ड थी, जिसका अंदाज़ा ना तो आरज़ा को था ना सबरीन के घर वालों को। और वो बॉयफ्रेंड कोई और नहीं था बल्कि एक जिन था जो सबरीन को किसी और के पास जाने ही नहीं देता था। और इसीलिए जैसे ही सबरीन का रिश्ता कहीं और फिक्स होता, सबरीन की तबीयत इतनी बुरी तरीके से बिगड़ती कि उसका मरना तक पॉसिबल लगने लगता। सबरीन की वो अजीब सी खुशी, उसका इतर जैसा महकना और नमाज कुरान से दूरी बनाए रखना, सब उसी काले साए का नतीजा था। मौलवी साहब के लिए भी उस जिन को सबरीन से अलग करना कोई आसान बात नहीं थी। वो इतने टाइम तक सबरीन के साथ था और सबरीन के दिमाग के साथ इस हद तक खेल रहा था कि सबरीन को एक नॉर्मल इंसान जैसा ही लगने लगा था। सबरीन को यही लगता था कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ उसके पेरेंट्स के डर से रात के अंधेरे में मिलने आता है। उस जिन ने सबरीन की कमजोरी का फायदा उठाया। सबरीन अपने घर के माहौल से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसे सुकून और मेंटल पीस चाहिए था और उस जिन ने सबरीन को वही झूठा सुकून दिया, पर वो सुकून सबरीन को उसी के मौत की तरफ ले जा रहा था। मौलवी साहब ने बहुत मुश्किल से उस जिन को सबरीन से अलग करा। उसके बाद सबरीन को ठीक होने में काफी वक्त लगा, लेकिन वो पुरानी मासूम सबरीन शायद हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें जो सुकून मिलता है असलियत में वो एक जाल भी हो सकता है। भले ही वो जिन सबरीन से अलग हो गया हो, लेकिन इस ट्रॉमा से निकलने में सबरीन को बहुत ज़्यादा समय लगा। उसका दिमागी और शारीरिक हाल इतना खराब हो चुका था कि उसे मजबूरन कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ा। आरज़ा बताती है कि आज इस पूरी बात को 1 साल हो चुका है। सबरीन धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, उसकी सेहत भी सही हो गई है और उसको एक जॉब भी मिल गई है। लेकिन ये सबरीन पुरानी सबरीन जैसी बिल्कुल नहीं है। वो सबरीन जो आरज़ा से मिलकर खुश होती थी, उसे हर चीज़ बताती थी, हर चीज़ शेयर करती थी, जिसकी आंखों में इतने सपने थे, जो कुछ बनना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी। आज के टाइम पर वो एक चुपचाप सी लड़की बनकर रह गई है। आरज़ा आती है तो सिर्फ एक स्माइल देती है। आरज़ा उससे बात करती है तो बस कभी कभी शॉर्ट आंसर देकर बात को टाल देती है, या फिर कभी कभी तो पूरी तरीके से अनसुना कर देती है। और सपने, सबरीन ने सपने देखना तो कब से ख़त्म कर दिया है। बस वो जी रही है बिना किसी ड्रीम्स के। और वो ज़िंदगी जिसमें आपके कोई ड्रीम्स ना हो, आपके सपने ना हो, कोई मोटिव ना हो, कोई गोल ना हो, वो ज़िंदगी एक्चुअली बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप सिर्फ जी रहे हो, आप बस दिन काट रहे हो। और यही सेम चीज़ आरज़ा को भी लगती है। वेल, ये थी सबरीन की कहानी। कैसे
एक ऐसी लड़की जो कि पहले पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन से बंधी हुई थी, कैसे वो घुट घुट कर जी रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे कुछ बनना था, कुछ करके दिखाना था। उसके सपने बड़े थे और वो अपने सपनों को हासिल करने में पूरी तरीके से जुटी हुई थी। वो लड़की आज के टाइम पर एक ऐसी ज़िंदगी जी रही है जहाँ पर बस उसे 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है और कुछ नहीं। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ये थी सबरिन की कहानी, आरज़ा ने जो हमसे शेयर करी। थैंक यू आरज़ा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अगर आप सबके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।